मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिल्ली के नेहरू पार्क से आज आपके लिए हर ब्रेकिंग न्यूज, हर खबर लेकर हाजिर हैं। तो हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें यही नेहरू पार्क से, और साथ ही आपको बताएंगे कौन सी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां बताया जा रहा है आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे कैप्टन समेत 4 जवानों को शहादत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर डोडा के जंगलों में आतंकियों की तलाश फिलहाल जारी है। सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। इसके अलावा डोडा एनकाउंटर में 3 जवान हमारे घायल भी हुए हैं। तो देखिए, आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। इसके पहले भी हमारे जवानों को शहादत मिली थी। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर की। और थोड़ी देर पहले जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, बताया जा रहा है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें कैप्टन भी शामिल थे, और साथ ही 3 जवान घायल भी हुए हैं। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति क्या है, और साथ ही जंगलों में सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, काफी तनाव है इस इलाके में। इस समय कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है इन आतंकवादियों जो कि चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए, वहां से उन्हें निकाल के मार दिया जाए। ये कल 9 बजे की बात है कि जैसे ही सुरक्षा बलों को इत्तला मिलती है कि इस इलाके में आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो वो कॉर्डन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है, उसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हैं। जिस एनकाउंटर के दौरान आपने सही कहा कि दुखद खबर है कि हमारे 4 लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें एक कैप्टन और 3 जवान हैं, और 3 लोग जख्मी होते हैं और उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। तब से यहाँ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। ये कहना गलत होगा कि जम्मू नया एपिसेंटर बनता जा रहा है टेरर का। जब से पिछले 1 महीने में ये 8वां अटैक है। हमने देखा ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे थे। उस समय एक यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया गया था, जिसमें 9 के करीब वैष्णो देवी के यात्री जो शिवखोड़ी से आ रहे थे मारे गए थे, और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद बैक टू बैक अटैक हमने देखा। हीरानगर, छतरगला इलाका हो, गंदो का इलाका, और कुछ दिन पहले कठुआ में एक बार फिर से आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। देखिए, वजह उनकी ये है कि एक तो वो तासुरात और इंप्रेशन देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू भी सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को काफी बौखलाहट है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें किस तरीके से बम्पर टर्नआउट रहा। यानी कि 40 वर्ष में पहली बार एक इतिहास रचा गया। 60% के करीब लोग अनंतनाग के इलाके और बारामूला के इलाके में वोट डालने के लिए आए। अब एक बार फिर से जब सरकार असेंबली चुनाव की तैयारी कर रही है, तो ये लगातार कोशिश करे कि एक डर का माहौल पैदा को। क्यों दीपिका, मैं आपको दिखाता हूं ये इलाका। आप देखिए, बड़ा ही घना जंगल का इलाका है। या अगर इस टेरेन की बात करें तो आप देखिए, ये टेरेन बहुत ही खतरनाक टेरेन है। ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये जंगल का इलाका है, और जंगल के अंदर जो है गुफाएं हैं। कई गुफाओं में ये चूहों की तरह छुप जाते हैं। देखिए, आतंकवादी एक तो पहले टनल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसने के लिए, चूहों की तरह रेंगते हुए आ जाते हैं। फिर ये अपने नापाक इरादे दिखाते हैं, बुजलों की तरह हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान भी बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने वहां उत्साह दिखाया। साथ ही चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद ये पाकिस्तान परस्त आतंकी जो है नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, कि आतंकी घटनाओं के लिए कुछ सियासी दल जिम्मेदार है। तो आतंकी हमलों पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से लगातार घाटी में जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर के जम्मू कश्मीर के डीजीपी ये कह रहे हैं कि आतंकी घटनाओं के लिए कुछ सियासी दल जिम्मेदार हैं। May argue that it is the fear of the state that kept the people inside, but believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगियों पर अभी तक साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया
संजय निषाद ने हार के जब कारणों को गिनाया तो गिनाते गिनाते बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठा दिए और राज्य के अधिकारियों को भी निशाने पर ले लिया। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कर रहे हैं और जब मौका पाते हैं तो। यूपी में समाजवादी पार्टी से कम सीटें जीतने के कारणों पर बीजेपी अभी मंथन कर रही है कि योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पहले बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए और फिर अधिकारियों पर जोरदार हमला बोल दिया। संजय निषाद ने ये बयान तब दिया जब वो सोमवार सुबह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद संजय निषाद से लोकसभा चुनाव में सीटें घटने की वजहों पर सवाल हुआ तो कारणों को गिनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा तमाम अधिकारी समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह अधिकारी साइकिल, हाथी और पंजा वालों की बात सुन रहे हैं। इसके साथ ही निषाद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिरवाएंगे तो वो वोट देंगे क्या? तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कर रहे हैं और जब मौका पाते हैं तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके बाद कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था। और संजय निषाद के ये बयान आए तो इन बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां असहज हो रही हैं। अब संजय निषाद ने यूपी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। बीते दिनों अनुप्रिया ने सीएम योगी को पत्र लिखकर ये कहा था कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी के छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो रहा और इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षक भर्तियों पर भी सवाल उठाए थे। उठाया वो हल नहीं हुआ, किसी कारणवश हल नहीं हो पाया और वो सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के इस रुख को लेकर अलग अलग कयासों का दौर जारी है। इस बीच संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन बनाम सरकार वाले बयान का समर्थन करते हुए उनके सुर में भी सुर मिलाया और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संविधान को चलाने के लिए सरकार चाहिए। सरकार पार्टी बनाती है, अब पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा बड़ा करता है और पार्टी की नीतियों को जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचाता है। तमाम कयासों के बीच 40 सदस्यों वाली यूपी बीजेपी की टास्क फोर्स ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटने की वजहों के बारे में बताया है। इसमें पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से लेकर जातीय समीकरण और सरकारी कर्मचारियों के असहयोग को मुख्य वजह बताया गया है। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी हार की वजहों पर मंथन हुआ और कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए यूपी के उपचुनाव में 100% जीत के साथ ही 2027 में प्रचंड विजय का संकल्प लिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
मुंबई में रोड एक्सीडेंट की खबर मिल रही है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि मुंबई एक्सप्रेस वे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रैक्टर में ये टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर और बस दोनों ही खाई में जा गिरी। 5 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। अब जानकारी मिल रही है कि क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्रेन की मदद से कैसे जो लोग हैं बस के अंदर वो उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मुंबई से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई और उसके बाद 5 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। तो ये दिल दहलाने वाला हादसा है जहां बस और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हुई है और बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर और बस दोनों ही खाई में जा गिरी। इसके बाद 5 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। 40 से ज्यादा जो सवार थे बस के ऊपर वो घायल हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए जल्दी से जल्दी रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और अब बताया जा रहा है बस को बाहर क्रेन की मदद से निकाला गया है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप सड़क पर हो तो सावधानी बहुत जरूरी है, खासतौर पर रफ्तार का कंट्रोल भी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और जल्दबाजी में दुर्घटना हुई तो जान भी जा सकती है। और ऐसे संदेशों को लोग जानते भी हैं, पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन बावजूद इसके जाने अनजाने में लोग गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा कुछ ऐसा भुगतना पड़ता है। दिखाते हैं आपको इस पर एक खबर। शहर शहर रफ्तार का कहर। मुंबई में बस ट्रैक्टर की टक्कर। नोएडा में भी मौत की टक्कर। नोएडा टू मुंबई कैसे हुआ भयानक सड़क हादसा, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। भयानक रोड एक्सीडेंट की पहली तस्वीर मुंबई की है, जबकि दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे कितने भीषण थे। मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रैक्टर दोनों खाई में जा गिरे। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। सबसे पहले स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी बस डोंबिवली के केसर गांव से पंढरपुर जा रही थी, तभी बस की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के आला अधिकारी खुद एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार में स्विफ्ट कार की पिकअप गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ी परिचित की ही थी। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। इस भीषण सड़क हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर उत्तराखंड के मंगलौर से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली के दौरान जमकर के पथराव हुआ। खबर ये मिल रही है, जानकारी ये है कि जो उनके समर्थक हैं वो जुलूस के दौरान जमकर के बवाल करते हुए नजर आए। और दूसरे समुदाय के लोगों ने आरोप भी लगाया है कि काजी निजामुद्दीन के समर्थकों ने मारपीट भी की है और साथ ही मंगलौर पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर जो ये हंगामा है वो यूं ही जारी रहा। आप भी देखिए अभी वहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। भारी भीड़, तनाव, हंगामा और कोहराम। यहाँ तो लोगों की जबरदस्त भीड़ है। लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। हालात बेकाबू होते दिख रही है। भारी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद हैं, जो दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बीच सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन विजय जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों ने दूसरे समुदाय के घरों पर और दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया। काजी निजामुद्दीन के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लग रहा है। लोगों का कहना है कि जुलूस में शामिल लोग लाठी और डंडों से लैस थे और वो मारपीट करने लगे। फिर क्या था, दूसरे पक्ष के लोग भी भड़क गए। गुस्साए लोग मंगलौर पुलिस चौकी पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालांकि कांग्रेस विधायक दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हुए नजर आए।
कुछ लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस वाले रात में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। अगली खबर दिल्ली से सिटी गाजियाबाद से सामने आई, जहां पर खुदकुशी करने के लिए एक युवक ने हिंडन नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तभी एक नेवी का जवान फरिश्ता बनकर वहां आया और इस जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों की जान किस तरह से बचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। गौर से देखिए इस वीडियो को। यहाँ तो एक युवक पानी में डूब रहा है, वो पानी में छटपटा रहा है, उसकी सांसें तेजी से फूलती जा रही है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मची है। कोई रस्सी लाने के लिए कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इसको बचा लो। मौके पर युवक के पिता भी मौजूद है। वो भी लोगों से बेटे को बचा लेने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने भी नदी में उतरने का साहस नहीं दिखाया। युवक अब नदी में डूबने ही वाला था। जिंदगी और मौत के बीच महज चंद ही सेकंड का फासला बचा था। किसी भी वक्त उसकी सांसें थम सकती थी, लेकिन तभी नेवी का एक जवान देवदूत बनकर आ गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो युवक को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े और उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नेवी का मरीन कमांडो बताया जा रहा है, जो कि इंदिरापुरम का रहने वाला है, जिसका नाम BS नेगी बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? BS नेगी। BS नेगी जी, कहाँ से आप? कहाँ से मतलब? जी कहाँ रहते हैं आप? यहाँ मतलब इंद्रपुरम। अच्छा, इंद्रपुरम रहते। तो आपको डर नहीं लगा जब आप इन्हें बचा रहे थे? कोई भी पब्लिक यहाँ देख रही थी और आप मैंने देखा कि आप अपनी जान की बाजी लगा के इनको बचा के लेकर आए हैं। नेवी का मरीन कमांडो। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर वालों से नाराज होकर हिंडन नदी में जान देने के लिए पहुंचा था, लेकिन पीछे पीछे उसके पिता भी वहां पहुंच गए। युवक के पिता ने बेटे को नई जिंदगी देने वाले नेवी के जवान का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। आधे हिंदुस्तान की बात करें तो बादल फाड़ तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, असम में जबरदस्त नॉनस्टॉप बारिश हो रही है और बिहार में भी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, निचले इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको भी दिखा देते हैं किस राज्य में बाढ़ और बारिश इस वक्त कहर बरपा रहे हैं। घर, गांव, कस्बे सबकी जल समाधि हो चुकी है। तबाही का मंजर ऐसा है कि तस्वीरें देखकर दिल दहल जाए। स्टेशन पर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ट्रैक का तो नामो निशान मिट चुका है। ऐसा लग रहा है कि रेल पटरियों की जगह कोई नदी बह रही हो। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले की है, जहां तेज बारिश के चलते जिले के जालेंद्री रेलवे स्टेशन पर सैलाब आ गया। कोटा से चित्तौड़ रूट पर जाने वाली कई ट्रेन जल भराव की वजह से रास्ते में फंसी रही। रतलाम आगरा फोर्ट हल्दी घाटी ट्रेन भी इस दौरान अटक गई। जालेंद्री स्टेशन कोटा, बूंदी और चित्तौड़ रेलवे लाइन का बड़ा क्रॉसिंग पॉइंट है, जहां से तीनों जिलों के लिए रूट डाइवर्ट किया जाता है। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रेनों को निकाला गया। चारों ओर पानी भरा है। एक ट्रैक्टर पूरी तरह से डूबा हुआ है। सिर्फ ट्रैक्टर के हुड का एक छोटा हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें जोधपुर के सूरसागर इलाके की हैं। यहाँ बारिश की वजह से खदान में पानी भर गया और तमाम गाड़ियां डूब गई। देखिए, पहले दो लोग ट्रैक्टर पर जाकर मौके का जायजा लेते हैं और फिर क्रेन से एक रस्सी अटकाई जाती है। दोनों लोग उसी रस्सी को ट्रैक्टर से बांधते हैं। इसके बाद शुरू होता है ट्रैक्टर को बाहर निकालने का ऑपरेशन। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को जनरेटर ट्रॉली के साथ पानी से बाहर निकाला जा सका। जोधपुर की ही एक और तस्वीर देखिए। यहाँ पहली बारिश
में ही रिंग रोड के किनारे का हिस्सा बह गया। साइड से पानी की तेज रफ्तार धार आ रही है। कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए रिंग रोड के किनारे वाले हिस्से की आवाजाही को रोक दिया गया है। आधे घंटे की बारिश में धौलपुर शहर भी पानी पानी हो गया। शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों, दुकानों में पानी की एंट्री हो चुकी है। लोगों ने शहर के हालात के लिए नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं साउथ के शहरों में भी बारिश से बुरा हाल है। पहाड़ से गिर रहे सैलाब की तस्वीरें दरअसल एक खूबसूरत वाटरफॉल की है। भारी बारिश की वजह से झरने के पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तमिलनाडु के कोर्टलम फॉल्स में उफान आ चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने इस झरने के पास सैलानियों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। आम दिनों में इस वाटरफॉल पर लोगों की भीड़ रहती है, क्योंकि ये झरना कुदरती खूबसूरती को लेकर टूरिस्ट को आकर्षित करता है। लेकिन अब की बार मॉनसून ने इस वाटरफॉल की खूबसूरती पर दाग लगा दिया है। उधर हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले राज्य बिहार का भी हाल बेहाल है। राज्य में गंडक, कोसी जैसी नदियां उफान पर है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात किस कदर खराब है, उसका अंदाजा आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लगा सकते हैं। अभी हम पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ पर गंडक का जलस्तर बढ़ा है। उसके बाद किस तरह से पूरे इलाके में पानी फैला हुआ है वो देखिए। ये गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के चलते ये पूरा जो इलाका है, कई गांव है इस इलाके में जो कि अब रास्ते से कट चुका है, यानी कि उस गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। आपकी नजर जहां भी जाएगी सब तरफ घर आपको दिखेंगे, लेकिन इस घर तक जाने का एकमात्र रास्ता जो है वो ये नाव है। नाव के सहारे हम पहुंचे हैं जो आबादी इस पूरे इलाके में रह रही है और वो कैसे रह रही है वो तस्वीर दिखाने के लिए इसी नाव से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये आप ही का घर है ना? अच्छा, कैसे घर के अंदर भी पानी है? हाँ, पूरा पानी। दिखाइए जरा एक बार तस्वीर, थोड़ा सा अंदर चलिए, जरा अंदर आइए तो देखिए घर के अंदर किस तरह से कमर तक पानी है। और कमर तक पानी से तैर कर अगर आप घर के अंदर आएंगे तो घर के अंदर भी पानी है। देखिए यहाँ पर किस तरह से चूल्हा रखा हुआ है। किसी तरह से लोग अपना सामान जो है वो यहाँ पर देखिए, गैस सिलेंडर है, आंगन, सब पानी। ये सब घर ही है, रूम है, हाँ, कमरा है, सब पूरा पानी। जरा सा आइए मुस्तफा, दिखाइए जरा तस्वीर। ये देखिए ये आंगन है, इसको आप लोग ऊंचा करके रखे हैं क्या यहाँ पे? हाँ, चौकी ऊंच करके अनाज सब रखल बा। ये अनाज है ना? हाँ। तो देखिए ये पूरा घर है, घर के आंगन में हम लोग हैं अभी। और यहाँ पर किस तरह से बारिश का असर जो है महाराष्ट्र के भी अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। कुछ जगह तो हालात इस कदर बेहाल हो चुके हैं कि लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। जी, महाराष्ट्र से आई हर हैरान और परेशान कर देने वाली बारिश की तस्वीर आपको दिखाते हैं और साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के लिए क्या अलर्ट दिया है वो भी देखिए। पानी का बहाव देखिए। जल प्रलय के बीचों बीच एक दूसरे का हाथ पकड़े जान बचाने की कोशिश करते लोगों को देखिए, कैसे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जरा सी भी चूक और जान सेकंड्स भर में खत्म हो सकती है। झरने में अचानक सैलाब आ गया और मौके पर मौजूद करीब 25 टूरिस्ट फंस गए। तस्वीरें नासिक के अंजनेरी झरने की हैं। पानी का प्रहार इतना तेज है कि अगर कोई इंसान इसकी जद में आया तो उसे बचाना मुश्किल है। अचानक आए इस सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए 6 घंटे तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। टूरिस्ट को पहले ह्यूमन चेन बनाने को कहा गया। देखिए किस तरह फंसे लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे हुए हैं। इसके बाद धीरे धीरे कर सभी सैलानियों को नीचे लाया गया। पूरे महाराष्ट्र में मॉनसून किस कदर तांडव मचा रहा है उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये कोई नदी या फिर दरिया नहीं है। ये वीडियो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है। एक्सप्रेस वे पर पानी भर चुका है, बावजूद इसके यहाँ से गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है। ट्रैफिक कांस्टेबल भी डिवाइडर पर खड़े होकर गाड़ियों को पास करवा रहा है। गाड़ियां एक के पीछे खड़े हैं। और बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर भी आफत की बारिश लगातार नॉनस्टॉप हो रही है। एमपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। और देखिए ट्रैक्टर हो या फिर टैंकर, कई टन वजनी गाड़ियां भी खिलौनों की तरह इस जल सैलाब में बहती हुई नजर आ रही हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट में खबर।
मॉनसून की शुरुआत होते ही देश का आधा हिस्सा इसकी चपेट में आ चुका है। कई राज्यों में भारी बारिश और जल भराव एक मुसीबत बनता जा रहा है। नदी में उफान है और एक टैंकर बहता जा रहा है। तस्वीरों को देखकर पानी में मौजूद करंट को समझा जा सकता है। चंद सेकंड में ये भारी भरकम टैंकर आंखों से ओझल हो जाता है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की खरगोन नगर पालिका का ये टैंकर मुहर्रम के ताजिया विसर्जन के लिए रास्ता बनाने का काम में लगा हुआ था, लेकिन अचानक बांकुरी नदी में उफान आ गया और ये टैंकर सैलाब में तिनके की तरह बह गया। नदी के घाट पर एक कार सैलाब में फंस गई है। लोग इसे सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। करीब 10 लोग इस कार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी बांधकर इसके रेस्क्यू की कोशिश हो रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां अचानक शिप्रा नदी का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से घाट किनारे खड़ी ये कार बहने लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की मदद से कार का रेस्क्यू किया गया। वहीं घाट के किनारे बने मंदिरों में नदी का पानी एंट्री कर चुका है। बताया जा रहा है कि शिप्रा नदी तेज बहाव के साथ सामान्य स्तर से 2 से 2.5 फीट ऊपर बह रही है। दरअसल डैम के गेट खोलने की वजह से नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया है। आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि पहले से डैम के गेट खोलने की सूचना नहीं दी गई थी। पुल से करीब 2.5 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। पानी बढ़ने से घाट भी खाली करा दिए गए हैं। छोटी रपट पर लोगों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक प्रदेश में 25% बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में खरगोन, इंदौर, जबलपुर, सिवनी और खजुराहो में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और गुजरात में भी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे गुजरात राज्य के जो इलाके हैं, जिले हैं, जो पूरी तरह से बाढ़ से जलमग्न नजर आ रहे हैं। बात करें वलसाड़ जिले की, सूरत की, अहमदाबाद की, बड़े से बड़े शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको तस्वीर। गुजरात में बादल फाड़ बारिश कहर बरपा रही है। सड़कों से लेकर खेतों तक सैलाब का मंजर है। शहर शहर नदियों में सैलाब है। तबाही बेहिसाब है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। पानी का ऐसा कब्जा है कि सब कुछ अपनी जद में करने पर तुला है। बहाव भी देखिए इतना तेज है कि पल भर में सब कुछ अपने साथ ले डूबने पर आमादा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की है, जहां भारी बारिश के बाद सिर्फ 4 घंटे में ही 14 इंच बारिश देखने को मिली, जिसके बाद शहर के उमरपाड़ा इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर जल भराव हुआ तो कई दुकानें और घरों में पानी घुस गया। नर्मदा नदी का ये विकराल रूप डराने वाला है। सैलाब दहशत पैदा करने वाला है। इसकी जद में जो भी आएगा उसका नामो निशान मिटना तय है। तस्वीरें गुजरात के भरूच की है। यहाँ नर्मदा नदी डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। नेत्रंग तहसील में 24 घंटे में 7 इंच बारिश के बाद शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। सड़कों पर पानी ही पानी है। पानी इतना है कि रोड के डिवाइडर का छोटा ही हिस्सा दिख रहा है। शहर में पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। सड़क पर कमर तक पानी लगा है। घरों और दुकानों पर पानी का कब्जा हो चुका है। हालात गुजरात के नर्मदा जिले के हैं। यहाँ 2 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसके बाद तमाम नदी नाले उफान पर हैं। करजन डैम में बढ़ते पानी के दबाव के चलते 30,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद शहर में बाढ़ का पानी घुस गया। गुजरात के बड़े शहरों में शुमार अहमदाबाद का हाल भी देख लीजिए। लगातार 4 घंटे की बारिश के बाद शहर में 1 इंच तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क का हाल क्या हुआ देखिए। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखा। रोड नदी में तब्दील हो गई। सड़क पर कई गाड़ियां बंद पड़ गईं। लोग घुटनों तक पानी में उतरकर गाड़ियों में धक्का लगाते दिखे। तो वहीं साउथ गुजरात के जिलों में भी भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी घुस चुका है। प्रशासन मुस्तैद है। इस मानसून में गुजरात में अब तक 30% बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, नवसारी, भरूच, नांदेड़, तिलकवाड़ा, नेत्रंग समेत कई हिस्सों में आफत की बरसात थमने वाली नहीं है।
काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली में देखिए तनाव बढ़ गया है। दरअसल तौकीर रजा ने कहा कि वो 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाकर सामूहिक निकाह करवाएंगे और इसको लेकर के हिंदूवादी संगठन ने तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि सावन के जब महीना शुरू होगा तो ऐसे में माहौल खराब करने की साजिश बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। 2010 के बरेली दंगे के आरोपी और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से बरेली शहर की फिजा में जहर घोलने का काम करने की पूरी तैयारी कर ली है। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म की लड़कियों और लड़के इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहे हैं और अब वो इन हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लामी रीति रिवाज से कलमा पढ़वा कर इस्लाम कबूल करवाएंगे और फिर धर्म परिवर्तन के बाद इनका निकाह करवाएंगे। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं, तमाम के तमाम बालिग हैं। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएंगे। पहले फेज में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह होगा। हिंदू लड़के लड़कियों के धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए तौकीर रजा के इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल ने जिला प्रशासन से बाकायदा परमिशन भी मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं, तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तौकीर रजा के इस भड़काऊ ऐलान के बाद हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने से पहले मौलाना का ये ऐलान कहीं न कहीं बरेली की शांति को भंग करने की साजिश है। इन संगठनों ने जिला प्रशासन से तौकीर रजा के इस आयोजन को परमिशन न देने की अपील की है। साथ ही तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। ये पूरा सावन के पवित्र माह में ऐसा घिनौनी बातें करके और दंगा भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसे जेल में डाला जाए और पुराने केस इसकी जांच की जाए। ये निश्चित रूप से इस प्रकार से आतताई और आतंकवादी किसी कम नहीं निकलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ के बाहुबली विधायक राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनके पिता के साथ 1 दर्जन से ज्यादा समर्थकों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उदय प्रताप सिंह को मुहर्रम तक बंद रखा जाएगा नजरबंद। वहीं कुंडा के उनके भद्री महल के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने ये कहा था, इसके चलते कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है कि मुहर्रम के दिन वो भंडारे का आयोजन करेंगे और इसी को लेकर अब उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहां की शांति व्यवस्था के लिए राजा उदय प्रताप सिंह जी को 3 दिनों के लिए वहां से उनसे उम्मीद किया गया है और ये हमारे जो वहां के एसडीएम कुंडा है उनके द्वारा पाबंदी की गई है और 3 दिनों तक उन्हें घर में रहने की उनसे उम्मीद की गई है। कितने लोगों को पाबंद किया? उनके साथ कुल 12 लोग और हैं, तो कुल मिलाकर 13 लोगों को वहां पर पाबंद किया गया। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन शुरू करते हैं